हेलो फ्रेंड, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम देखेंगे 30 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि जियोग्राफी से जुड़े हर टीचिंग्स एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना है। तो आइए हम देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न संख्या आज का है एक है। प्रश्न संख्या एक जो दिया है इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। इसमें से ऑप्शन ए है कि क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह व ऑप्शन डी है निहारिका। तो इसमें से जो सौर मंडल का भाग जो नहीं होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर इसका हो जाएगा निहारिका जो है ये सौर, बाकी तो एस्ट्रॉयड, कॉमेट्स, प्लैनेट्स ये सारे के सारे सौर मंडल के भाग हैं, बाकी निहारिका नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है। ये पूछ रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है कैसे होती है, किस विधि द्वारा होती है। इसमें जैसे दिया है न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय विखंडन के द्वारा। फिर इसके जो है यहाँ दिया है लोनिसेशन आयतन के द्वारा दिया है। बाय न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है इसके द्वारा नाभिकीय संलयन के द्वारा। वो ऑप्शन डी है बाय ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या जो हीट जनरेट होता है ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है। इसमें पूछ रहा है कि इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से किस भू क्षेत्र को भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन ए है सुमात्रा को, ऑप्शन बी है सुलावेसी, ऑप्शन सी जावा व ऑप्शन डी है कालीमंतन। यानी ये सारे द्वीप मिलकर इंडोनेशिया, ये बड़े बड़े द्वीप हैं इंडोनेशिया के। तो इसमें से जो कौन सा है इसमें से कौन सा द्वीप है जिसको कि भूमध्य रेखा स्पर्श नहीं कर पाती है, तो ये है जावा। जो जावा है इसको स्पर्श नहीं कर पाती है। प्रश्न संख्या 4 इसमें है कि दिया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या 2 बार हम कहेंगे काटती है। जैसे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ए कि जायरे रिवर है वो, ऑप्शन बी है नाइजर, ऑप्शन सी है नील व ऑप्शन डी है अमेजन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जायरे। इसको कांगो के नाम से भी जानते हैं, कांगो रिवर जो कि बहती है अफ्रीका महाद्वीप में। तो ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न संख्या 5 है। ये पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन से देश से मकर रेखा गुजरती है। इसमें से ऑप्शन ए है बोत्सवाना से, ऑप्शन बी स्वाजीलैंड, ऑप्शन सी जाम्बिया, ऑप्शन डी है जिम्बाब्वे। तो इसमें से मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा जो नहीं ऑप्शन बी नहीं, ए होगा बोत्सवाना। कौन सा देश जो मकर रेखा से गुजरती है, तो ये बोत्सवाना से होकर मकर रेखा यहाँ से गुजरती है। प्रश्न संख्या 6 है। ये मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। मकर संक्रांति के समय, मकर संक्रांति जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है इस समय, तो मकर संक्रांति के समय जो वो कोण बनेगा कौन सा बनेगा इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए है कि 23.5 डिग्री बनेगा, ऑप्शन बी है 43.0 डिग्री, ऑप्शन सी है 47 डिग्री व ऑप्शन डी है 66.5 डिग्री। तो देखिए ये जो कोण बनता है ये बनता है 43.0 डिग्री। जब 22 नवंबर के पास रहती है ये चमकती है जब मकर रेखा पे, तब तो इस समय इतना कोण बनेगा उस पे। इसको निकालना पड़ता कैसे बनेगा। प्रश्न संख्या 7 है कि प्रश्न संख्या 7 दिया है कि प्रदीप्ति का वृत्त जो है पृथ्वी को कौन से 2 गोलार्धों में विभक्त करता है। प्रदीप्ति का वृत्त, ऑप्शन ए पूर्वी और पश्चिमी, ऑप्शन बी है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी है दिन और रात व ऑप्शन डी है ग्रीष्म और शीत। तो इसमें देखिए जो ये बांटेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दिन और रात। कहाँ दिन और रात में,
प्रदीप्तिका वृत्त कहते हैं, जो एक रेखा होती है जो जिसके आधे भाग में दिन होता है, आधे भाग में रात। तो ये जो लाइन बनती है उसको विभाजित करते हुए दिन रात को, यही होती है प्रदीप्तिका वृत्त। हाँ, प्रश्न संख्या 8 है कि अंग्रेजी की जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शब्द, इसमें से जीई जो है इसको छोड़ने का आरोप किस पे लगाया जाता है? ऑप्शन ए है हेटनर पे, ऑप्शन बी अरिस्टोफेन, ऑप्शन सी हार्टसन व ऑप्शन डी हम्बोल्ट। देखिए इनका ये आरोप लगाया जाता है हार्टसन को कि इन्होंने जीई छोड़ने का प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 9 है, इसमें दे रहा है ग्रहाणु परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है थॉमस चैम्बरलेन और फॉरेस्ट मोल्टन द्वारा, ऑप्शन बी जेम्स जीन और चैम्बरलेन द्वारा, ऑप्शन सी है आटो स्मिथ होगा, यहाँ पे आटो स्मिथ और फॉरेस्ट मोल्टन द्वारा, यहाँ पे हो गया स्मिथ, और ऑप्शन डी है विलियम मैक्री और थॉमस चैम्बरलेन द्वारा। तो जो ग्रहाणु परिकल्पना दिया गया था ये दिया गया है थॉमस चैम्बरलेन और फॉरेस्ट मोल्टन द्वारा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है? ऑप्शन ए है द्वैतारक परिकल्पना, ऑप्शन बी है निहारिका परिकल्पना, पूरी नहीं आप ये परिकल्पना, ये नहीं रहेगा परिकल्पना, व ऑप्शन सी है ग्रहाणु परिकल्पना, व ऑप्शन डी है ज्वारीय परिकल्पना। तो ये अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है, यानी मतलब जिसमें एक ही सिर्फ एक तारा द्वारा कौन सी परिकल्पना इसमें से की गई है। तो देखिए ये जो निहारिका परिकल्पना है इसमें नेब्यूलर हाइपोथेसिस है, ये जो है इसमें ये अद्वैतवादी परिकल्पना है। इसमें निहारिका की उत्पत्ति मात्र एक ही तारा से मानी गई है, तो इसलिए ये हो जाए। बाकी द्वैतारक ग्रहाणु परिकल्पना ज्वारीय परिकल्पना इसमें दो तारे माने गए थे, इसमें ये 2 तारे थे उनसे हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। प्रश्न संख्या 11 है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सर्वप्रथम तर्कपूर्ण संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ऑप्शन ए इमैनुअल कांट ने, ऑप्शन बी कास्ते द बफन, ऑप्शन सी लाप्लास, व ऑप्शन डी लाकियर ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्ते द बफन। इन्होंने सबसे पहले तर्कपूर्ण संकल्पना प्रस्तुत की थी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। प्रश्न संख्या हम 12 देखते हैं कि अंधकार युग जो था 300 एडी से 1200 एडी में, जिसको टीओ मैप भी उसमें बना था कि ऊपरी भाग में किस महाद्वीप को प्रदर्शित किया गया, यानी टीओ मैप में जो यूपर दर्शाया गया है वो किस महाद्वीप को दर्शाया गया है? ऑप्शन ए वो एशिया उसमें बताता है, ऑप्शन बी अफ्रीका है, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी यरूशलेम। तो देखिए इसमें बताता है, ये बताता है एशिया को, ऐसे वो जो मैप हो टी आकार का बनाया गया और इसी के ऊपर फिर आधार करके बनाया गया, तो यहाँ पे जो भाग है इसको एशिया कहा गया है इसमें, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। ऑप्शन ए है औषधि शैलों में जीवावशेष पाए जाते हैं, तो ये तो सही है। ऑप्शन बी है औषधि शैल रवेदार होते हैं, ऑप्शन उसके बाद ये है ऑप्शन सी दिया हुआ है कि ग्रेनाइट का जो निर्माण है तो इसमें क्या होगा, क्वार्ट्ज और फेल्सपार से होता है, तो ये भी क्या है, ये भी सही ही है। ऑप्शन डी हो गया बेसाल्ट सेल में सिलिका की मात्रा जो है 35 से 65% तक बढ़ जाती है, जो बेसाल्ट होता है इसमें, तो ये भी सही है। जो बेसाल्टिक सेल होती है उसमें तो होता है सिलिका की मात्रा अधिक। तो इसमें पूछा है असत्य कथन, पूछा है असत्य हमें बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, और सारी सेल रवेदार नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है जॉर्ज एयरी ने दिया क्षतिपूर्ति तल दिया है, ऑप्शन बी एबी टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया है, ऑप्शन सी लेथिन ग्रीन चतुष्फलक सिद्धांत, तो ऑप्शन डी आर्थर होम्स संवहन धारा सिद्धांत। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जॉर्ज एयरी। जॉर्ज एयरी के क्षतिपूर्ति तल नहीं दिया, बाकी एबी टेलर ने महाद्वीपीय विस्थापन और सबसे पहले इस पे उन्होंने विचार दिया। लेथिन ग्रीन का हो गया चतुष्फलक सिद्धांत, वो आर्थर होम्स कन्वेक्शनल करंट या संवहन धारा सिद्धांत। प्रश्न संख्या 15 है कि भू संतुलन या
आइसोस्टेसिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए हटन, ऑप्शन बी एयरी ने, ऑप्शन सी प्रॉट ने व ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आइसोस्टेसिस जो शब्द दिया था इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दिया था डटन। डटन महोदय ने आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। प्रश्न संख्या 16 है। इसमें एक अपनति एंटी जो क्लाइन होते हैं कहलाते हैं, क्या होते हैं, कैसे बनते हैं? ऑप्शन ए कि सेलों में वलन पड़ने से जो भाग नीचे मुड़ जाता है वो कहलाता है एंटीक्लाइन, या ऑप्शन बी है कि वलन का जो भाग ऊपर उठ जाता है वो कहलाता है ऊपर वाला भाग एंटीक्लाइन कहलाता है, या ऑप्शन सी है परतदार सेलों का क्षैतिज रेखा के साथ झुकाव, वो ऑप्शन डी सभी के सभी होगा। तो देखिए एंटीक्लाइन जो होगा ये वलन का जो ऊपर वाला भाग होता है वो कहलाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे ऐसे वलन पड़ रहा है तो ये होता है एंटीक्लाइन, ये होता है अपनति, ये होता है अभिनति, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 जो इथियोपिया का पठार है किसका उदाहरण है? संप्राय मैदान का उदाहरण है, ऑप्शन बी उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है, ऑप्शन सी घर्षित पर्वत का, या ऑप्शन डी ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। तो कौन सा इसमें से उदाहरण है? ये है ज्वालामुखी पठार का, जो इथियोपिया का पठार है ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। देखिए प्रश्न संख्या 18 है कि पूर्वी अफ्रीका की ब्रंश घाटी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑप्शन ए है मिस्र से जाम्बेजी नदी तक, ऑप्शन बी इजराइल से जाम्बेजी नदी तक, ऑप्शन सी मिस्र से तंजानिया तक, व ऑप्शन डी सूडान से जिम्बाब्वे तक। तो ये जो भ्रंश घाटी बन रही है ये बन रही है इजराइल से जाम्बेजी नदी तक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इजराइल से जाम्बेजी नदी तक। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से की नस्लाकृतियों का निर्माण दो सामान्य भ्रंशों के मध्यवर्ती भाग के ऊपर उठने से नहीं होती है? ऑप्शन ए है ब्लॉक पर्वत, ऑप्शन सी है भ्रंशोत पर्वत, ऑप्शन डी ग्राबेन, व ऑप्शन डी है हॉस्ट पर्वत। तो देखिए इसमें जो होगा कि ऊपर उठने से नहीं होता है, कौन सा भाग ऊपर उठने से नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राबेन। ब्लॉक और भ्रंशोत पर्वत दोनों तो ऊपर उठे हुए भाग बनते हैं, हॉस्ट भी जो होता है ये भी ऊपर उठने से ही बनता है। जो ग्राबेन होता है जो रिफ्ट वैली होती है नीचे वाला भाग इसे कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ये ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है। इसमें है कि भूतल पर भूकंप की समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो समान बर्बादी होती है जो अधिकेंद्र एपिसेंटर के चारों ओर लगभग वृत्तीय रूप में पाई जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भूकंप रेखा कहेंगे, ऑप्शन बी समुत्थान रेखा कहेंगे, ऑप्शन सी समभूकंप कहेंगे, या ऑप्शन डी एपिसेंटर रेखा इसको कहा जाता है। तो देखिए 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसे हम कहेंगे समभूकंप रेखा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समभूकंप रेखा। यानी समान तीव्रता पूछ रहा है कि जो समान तीव्रता वाले स्थान को मिलाता है, यानी जैसे कि एपिसेंटर हो गया, यहाँ पे भी 5 का ये भूकंप आया है रिएक्टर का, यहाँ पे भी 5 रिएक्टर, यहाँ पे जिससे दूर हो गया ये 5 रिएक्टर, फिर यहाँ पे 5 रिएक्टर, या फिर ये इतना दूर हो गया, तो इन सबको जो मिलाएगा इसको हम कहेंगे समभूकंप या आइसोसेसिमल लाइन। तो ये एपिसेंटर से दूरी इसकी अधिक मतलब दूर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन मात्रा क्या है? सभी स्थानों पे 5 ही का भूकंप आया रहता है। सिस्मोमीटर पे जो मापा जाता है इसको 5 रिएक्टर का ही भूकंप आया रहता है सभी स्थानों पे, इस वजह से इसको समभूकंप रेखा या आइसोसेसिमल लाइन कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है कि भूकंपीय तरंग जिसमें कंपन की दिशा संचरण की दिशा में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहेंगे देखते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक तरंग यानी पी वेव कहेंगे, ऑप्शन बी है द्वितीय तरंग या एस वेव कहेंगे, सेकेंडरी वेव हो गया, ऑप्शन सी तृतीय तरंग या एल वेव, या इसमें से रिले वेव कहेंगे। तो संचरण की दिशा में जिसमें संचरण होता है इसको कहा जाता है, इसको हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक तरंग कहा जाता है, पी वेव। यानी इसमें संचरण होता है कंपन की दिशा में ही वो संचरण करती जाती है। प्रश्न संख्या 22 है
भूकंपीय तरंगे जिनकी गति अनुप्रस्थ होती है उन्हें क्या कहेंगे, यानी जिनकी गति अनुप्रस्थ है। धरातल तरंगे कहेंगे इन्हें, या प्राथमिक तरंगे कहेंगे, या द्वितीयक तरंगे कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अनुप्रस्थ होती है ये होती हैं सेकेंडरी, द्वितीयक तरंगे हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीयक तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं, बाकी तो प्राइमरी तो अनुलंब होते हैं। प्रश्न संख्या 23 हम देखते हैं। देखिए, जो पीली का केस है ये निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हवाई तुल्य ज्वालामुखी से, ऑप्शन बी विषुवत ज्वालामुखी से, ऑप्शन सी पीलियन तुल्य ज्वालामुखी से, ऑप्शन डी है स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी से। तो जो पीली का केस है ये उदाहरण है, ये संबंधित है हवाई तुल्य ज्वालामुखी से, यानी इसमें क्या होता है कि सिलिका की मात्रा कम होती है, श्यानता कम होती है इसके मैग्मा की, और ये थोड़ा शांत स्वभाव का होता है। हवाई तुल्य जहाँ पे ज्वालामुखी ऐसे जो जहाँ पे विस्फोट होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि भौतिक भूगोल की प्रसिद्ध पुस्तक द अनस्टेबल अर्थ के लेखक हैं। ऑप्शन ए R.S. मॉर्गन, ऑप्शन बी H.W. वुलरिज, ऑप्शन सी है J.A. स्टीयर्स, ऑप्शन डी है मैकेंजी एवं विल्स। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। द अनस्टेबल अर्थ के जो लेखक हैं ये हो जाएंगे J.A. स्टीयर्स, J.A. स्टीयर्स हो जाएंगे इसका। प्रश्न संख्या 25 है। एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए जेम्स हटन, ऑप्शन बी H.W. ऑलरिज, ऑप्शन सी है वाल्टर पेंग, ऑप्शन डी है W.M. डेविस। तो एक रूपतावाद का सिद्धांत हो जाएंगे जेम्स हटन। प्रश्न संख्या 26, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायो ऑफ डेविस कहा जाता है, या जैसे कहा जाता है कि त्रिशंकु, डेविस का त्रिशंकु इसमें से के अंतर्गत सम्मिलित नहर है। ऑप्शन ए संरचना, ऑप्शन बी प्रक्रम, ऑप्शन सी है उच्चावच, ऑप्शन डी है समय। तो देखिए इसमें ये होना चाहिए कौन सा ट्रायड ऑफ डेविस के अंतर्गत सम्मिलित, एक काट देते हैं, ये होगा नहीं है, यानी डेविस का त्रिशंकु इसमें से कौन नहीं है, कौन सा नहीं शामिल। देखिए संरचना भी शामिल होता है, प्रक्रम भी होता है और समय भी होता है, उच्चावच शामिल नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उच्चावच जो है डेविस ने अपने जो त्रिशंकु इसमें शामिल नहीं किया है, या डेविस का ट्रिक भी कहा जाता है इसे। प्रश्न संख्या 27 है। पेडिप्लेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपवर्तन चक्र के अंत में निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य अपवर्तन चक्र में, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क प्रदेश का अपवर्तन चक्र, ऑप्शन सी है हिमालय अपवर्तन चक्र, ऑप्शन डी है कास्ट अपवर्तन चक्र। तो पेडिप्लेन के अंत में जो मतलब किस प्रकार के जलवायु दे रहा है कि अंत में वहाँ पे पेडिप्लेन निर्मित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अर्ध शुष्क जो प्रदेश का अपवर्तन चक्र होता है वहाँ पे क्या होगा, पेडिप्लेन का निर्माण होता है। जहाँ पे अर्ध शुष्क प्रदेश का अपवर्तन चक्र हो रहा है लास्ट में वहाँ पे पेडिप्लेन बनेगा, पेडिप्लेन का निर्माण होगा। प्रश्न संख्या 28 है। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा नदी, ऑप्शन डी है कोसी नदी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी, जो अध्यारोपित नदी का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न संख्या 29, नदी का वेग 4 गुना हो जाने पर उसके अपवर्तन की शक्ति कितने गुना हो जाएगी, यानी उसका वेग उसमें 4 गुना बढ़ गया तो इसका अपवर्तन शक्ति कितना होगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है कि 2 गुना हो जाएगी, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 8 गुना, व ऑप्शन डी 16 गुना। तो ये हो जाएगी, ये होगी 4, तो ये हो जाएगी 16, यानी वेग जितना बढ़ेगा तो उसके हो जाएगी उसका वर्ग हो जाएगा, जो शक्ति बढ़ेगी उसकी अपवर्तन की शक्ति, इसलिए इसका हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, नदी द्वारा अपवर्तन चक्र के अंत में निर्मित आकृति विहीन मैदान को क्या कहेंगे हम। नदी द्वारा जो अपवर्तन चक्र है उसमें पेडिप्लेन बनेगा, या पेनीप्लेन बनेगा, या पैन प्लेन बनेगा, या मोनैडनॉक बनेगा। तो अंत में क्या बनेगा वहाँ पे, तो जो नदी द्वारा अपवर्तन चक्र होगा इसमें लास्ट में बनेगा पेनीप्लेन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पेनीप्लेन।
तो ये आज का अंतिम प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।